नमस्कार मित्रों, मैं ओम प्रकाश सैनी एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल डीग से। आपको पता है पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से गुजर रहा है, तो इसके चलते एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल डीग प्रशासन ने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है, जिससे कि आपकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से हो सके। इसलिए आज हम अपना चैप्टर लेके आए एसएसटी का, जिसका फर्स्ट जो चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति जो है वो क्या थी, किस प्रकार से घटित हुई, इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी, पूरे विश्व के घटनाक्रम के बारे में जानेंगे कि 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी का जो घटनाक्रम था वो अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा, जिससे घटनाक्रम से हमारा भारत भी गुजरा था, हमारा भारत भी प्रभावित रहा। भारत जो है ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना से लेकर के 1947 की समाप्ति तक आधुनिक विश्व घटनाक्रम में स्थित रहा था। इसी क्रम में और भी घटनाएं घटित हुई। इसी क्रम में अन्य घटनाएं घटित हुई, जैसे रूस की क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इसके बाद और औपनिवेशिक पश्चिमी देशों का औपनिवेशिक विस्तार, औपनिवेशिक विस्तार। इसके साथ ही राष्ट्र संघ की स्थापना, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, ये सभी घटनाएं 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के क्रम में सभी घटित हुई। तो ये सभी जो घटनाएं थी इसी क्रम में, यानी कि 18वीं शताब्दी से और 20वीं शताब्दी के बीच की जो घटनाएं वो सभी घटित हुई थी। इसमें रूस की क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और पश्चिमी देशों का औपनिवेशिक विस्तार, राष्ट्र संघ की स्थापना और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। इन सभी घटनाओं में से सबसे महत्वपूर्ण जो वो आती है घटना जो घटित हुई थी वो फ्रांस की क्रांति है। जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो यही है कि फ्रांस की राज्य क्रांति। तो इसके बारे में फ्रांस की जो राज्य क्रांति थी वो क्या थी, इसके बारे में जानेंगे विस्तार से। तो अपना जो टॉपिक है फ्रांस की राज्य क्रांति, अपने टॉपिक पे आते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789, और ये घटित कब हुई थी? 1789 को। सबसे पहले ये जानेंगे कि फ्रांस की जो राज्य क्रांति है क्यों घटित हुई। तो इसका जो कारण था वो था वहां का शासक लुई 16वां। लुई
16वां। यह जो शासक निरंकुश, स्वेच्छाचारी एवं दैवीय अधिकारों से युक्त था, यानी कि वैसी बातों में ज्यादा विश्वास करता था, देवताओं वाली में, यानी कि दैवीय अधिकारों में। तो और उस समय जो था वो राजा की इच्छा पर ही निर्भर होता था, राजा ही कानून बना। तो ऐसी क्रांति का होना जो स्वाभाविक था, उसका जो महत्वपूर्ण कारण था वो था सबसे पहले निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन, शोषण के प्रति और असमानता के प्रति जागृति थी। तो इसके साथ ही क्या था, इस क्रांति के जो परिणाम थे क्रांति के जो कारण थे क्या थे, महत्वपूर्ण कारण। क्रांति क्यों आरंभ हुई, तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रांति के कारण, फ्रांस की क्रांति के कारण। तो सबसे पहले कारण को नोट कर लेते। सबसे पहला जो कारण था राजनीतिक परिस्थितियां। राजनीतिक परिस्थितियों, सबसे पहला कारण आता है राजनीतिक परिस्थितियों। राजनीतिक परिस्थितियों में जैसा कि हमने आपको बताया कि फ्रांस का जो शासक था उस समय लुई 16वां था। ये 1774 में क्या था, फ्रांस का शासक बना था। 20 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु में फ्रांस का शासक बना लुई 16वां, वहां का शासक था। और ये जो शासक था एक स्वेच्छाचारी, निरंकुश और दैवीय अधिकार से युक्त था। यह खर्चीला व विवेक शून्य शासक था, बहुत खर्चीला था, खर्चीला भी था, विवेक शून्य शासक भी था। इसके साथ साथ कई वर्षों से फ्रांस में एस्टेट जनरल, जैसे हमारे यहाँ की जो सरकार होती है वो वहां पे जो मीटिंग बुलाई जाती है इस तरीके से, ऐसे यहाँ पे एस्टेट जनरल की कई वर्षों से बैठक नहीं बुलाई गई। एक कारण तो यह था राजनीतिक परिस्थिति में, और इसके साथ ही इसकी अविवेकपूर्ण नीति के कारण, इसकी अविवेकपूर्ण नीति के कारण क्या था, इसके हाथ से, यानी कि फ्रांस के हाथ से भारत और अमेरिका के उपनिवेश निकल गए। भारत और अमेरिका के उपनिवेश निकल गए। भारत और अमेरिका के उपनिवेश निकल गए। इस कारण क्या था, लोगों में असंतोष फैल गया। और एक कारण यह भी था कि सप्तवर्षीय युद्ध में इसकी हार हुई। सप्तवर्षीय जो युद्ध हुआ था उसमें इसकी हार हुई। सप्तवर्षीय ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा कारण था सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की हार हुई। सप्तवर्षीय युद्ध में भी फ्रांस की हार। अब आता है दूसरा पॉइंट। ये तो पहला पॉइंट था कि राजनीतिक परिस्थिति। दूसरा पॉइंट है सामाजिक विषमता। दूसरा पॉइंट है सामाजिक विषमता। सामाजिक विषमता में क्या था, इस समय फ्रांस में दो वर्ग थे। कितने वर्ग थे, दो वर्ग। सबसे एक वर्ग तो था विशेषाधिकार प्राप्त। पहला वर्ग था विशेषाधिकार, विशेषाधिकार
वर्ग, एक वर्ग था विशेषाधिकार वर्ग, विशेषाधिकार वर्ग, और दूसरा था अधिकार विहीन वर्ग, अधिकार विहीन वर्ग। सामाजिक विषमता में फ्रांस में 2 वर्ग थे। सबसे पहला वर्ग था विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, और दूसरा वर्ग था अधिकार विहीन वर्ग। यानी कि विशेषाधिकार वर्ग में तो जिनके पास सभी अधिकार थे वो तो विशेषाधिकारी में हो गए, और जिनके पास अधिकार नहीं थे वो किसमें हो गए? अधिकार विहीन वर्ग में हो गए। तो अधिकार विहीन में कौन कौन सम्मिलित थे? अधिकार विहीन में सम्मिलित थे, एक तो था मध्यम वर्ग, अधिकार विहीन वर्ग में जो सम्मिलित थे एक तो था मध्यम वर्ग और दूसरा था सामान्य वर्ग, दूसरा था सामान्य वर्ग। अब तो इसके साथ क्या था? सामान्य अधिकार विहीन वर्ग के जो लोग थे इनका राजा के द्वारा, सामंतों के द्वारा और पादरियों के द्वारा, पादरियों के द्वारा शोषण किया जाता था, शोषण किया जाता था। किनका? इन दोनों वर्गों का, यानी कि अधिकार विहीन जो वर्ग थे इनका राजा के द्वारा, सामंतों के द्वारा और पादरियों के द्वारा शोषण किया जाता था। अगला आता है, तीसरा पॉइंट आता है हमारा आर्थिक कारण। तीसरे पॉइंट में देखेंगे आर्थिक कारण में तीसरा पॉइंट है हमारा आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण में 2 ही बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि युद्धों पर भारी खर्च। फ्रांस ने क्या किया था? युद्धों पर भारी खर्च किया, युद्धों पर भारी खर्च। दूषित कर पद्धति, दूषित कर पद्धति, और उसकी जो पद्धति थी फ्रांस की थी वो दूषित कर पद्धति थी। और तीसरा था राजशाही अपव्यय, राजशाही अपव्यय। ये पहले पॉइंट में आ गए, युद्धों पर भारी खर्च, दूषित कर पद्धति और राजशाही अपव्यय। ये आर्थिक कारणों में से, क्योंकि उस समय फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत खराब चल रही थी और किन कारणों से चल रही थी? तो आर्थिक स्थिति खराब होने का जो कारण जो थे, सबसे पहला कारण बनता है युद्धों पर भारी खर्च, दूषित कर पद्धति और राजशाही अपव्यय। दूसरी बात जो आती है वो आती है कि फ्रांस में, कहां पे? फ्रांस में उच्च वर्ग के, फ्रांस में उच्च वर्ग के लोगों को, उच्च वर्ग के लोगों को, उच्च वर्ग के जो लोग थे उनको क्या रखा गया? कर मुक्त रखा गया। उच्च वर्ग के लोगों को कर मुक्त रखा गया। उच्च वर्ग के जो लोग थे उनको कर मुक्त रखा गया, जबकि निम्न वर्ग के जो लोग थे, यानी कि गरीब जो जनता थी, गरीब जो जनता थी उन पर करों का अधिक बोझ डाल दिया। जबकि गरीब जनता पर करों का अधिक बोझ डाल दिया, अधिक बोझ डाल दिया
गया। तो दो कारण हो गए इसके। आर्थिक कारण क्या है, फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब क्यों हुई, तो आर्थिक स्थिति खराब होने के ये सिर्फ दो महत्वपूर्ण पॉइंट है। युद्धों पर भारी खर्च, यानी फ्रांस ने क्या किया था, युद्धों पर बहुत सारा खर्च किया। दूसरी बात थी कि उन्होंने उनकी जो पद्धति थी फ्रांस की, वो दूषित कर पद्धति थी, कर लेने की जो पद्धति थी वो ठीक नहीं थी जनता से। तीसरी बात है राजशाही अपव्यय, क्योंकि फ्रांस का जो राजा था ना लुई 16वां, वो क्या करता, बेफिजूल खर्च करता था, जनता पर खर्च करने की बजाय बेफिजूल खर्च करता था। दूसरा पॉइंट आता है फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस में उच्च वर्ग के जो लोग थे उनको तो कर मुक्त रखा गया, उनसे कोई टैक्स ही नहीं लेता था, जबकि गरीब जो जनता थी उन पर करों का अधिक बोझ डाल दिया गया। ये था आर्थिक कारण। अगला पॉइंट आता है हमारा मजहबी असंतोष। अगला पॉइंट आता है हमारा मजहबी असंतोष। मजहबी असंतोष में क्या था, मजहबी असंतोष उस समय क्या था फ्रांस में, उस समय फ्रांस में करीब 1,25,000 मजहबी प्रचारक पादरी थे। 1,25,000 मजहबी प्रचारक क्या थे, पादरी थे। किसमें, मजहबी असंतोष में, यानी कि अपने अपने जो धर्म का जो वो होता है, मजहब अपना अपना जो धर्म होता है, उस समय वहां पे 1,25,000 मजहबी प्रचारक पादरी थे। तो क्या हुआ था देखो, इसमें क्या था मजहबी में कि कुछ के पास तो कुछ पादरी जो थे, इसमें के बारे में जानेंगे, दो बातें थी इसमें। कुछ पादरी तो असर्वशाली थे, जिनके पास सब कुछ उपलब्ध था। और कुछ पादरी कैसे थे, और कुछ पादरी गरीब थे, जिनके पास दो वक्त के भोजन की भी व्यवस्था, दो वक्त के भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी। पता चल गया मजहबी असंतोष में उस समय फ्रांस में क्या था, 1,25,000 मजहबी प्रचारक पादरी थे। तो कुछ पादरी तो असर्वशाली थे, यानी कि जिन सर्वगुण संपन्न थे, जिनके पास सब कुछ था, और कुछ कैसे थे, कुछ बेचारे गरीब थे, जिनके पास में क्या था, दो वक्त के भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी। और उस समय फ्रांस राजा ने क्या कर रखा था, वहां पे फ्रांस की जो राजा था वही सर्व था, उसने क्या कर रखा था, वहां पे जो पहले एक मजहबी जो कर होता था, तीसरी बात कौन सी आती है, जो मजहबी कर था वहां पे, मजहबी जो कर था जिसका नाम था टाइथ भी कहते हैं इसे, और इंग्लिश में बोले तो TITHE तिथे, और जैसे कुछ में कह देते हैं इसे टेथे भी बोल देते हैं, टाइथ भी बोल देते हैं, इंग्लिश में लिखे तो TITHE। टाइथ नामक एक मजहबी कर था, वो कैसा था, स्वैच्छिक था, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार दे सकता था। तो फ्रांस ने वहां पे क्या किया, राजा ने अपनी इच्छा के अनुसार जो कर था, स्वैच्छिक कर, कैसा कर था ये, स्वैच्छिक कर था। अब इस स्वैच्छिक कर को क्या कर दिया, गरीब जनता से जबरन वसूलना प्रारंभ कर दिया, जबरदस्ती लेना प्रारंभ कर दिया। तो गरीब जो जनता थी वो क्या हो गई, नाराज हो गई, गरीब जनता नाराज हो गई।
एक कारण ये बना मजहबी असंतोष का, जिसके कारण ये फ्रांस की क्रांति के लिए एक महत्वपूर्ण घटना बन के आई। अगला पॉइंट आता है हमारा, वो जो मित्र है, मित्रों मुझे पता है आपको शायद हो सकता है समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो। कोई बात है आपको जैसे कोई लीक पॉइंट मिल रहा है जैसे समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हो कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई, तो आपको दूसरे पार्ट में आपको अच्छी तरीके से बेहतर समझाई जा सकती है। अगला पॉइंट आता है पांचवा पॉइंट आता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव। बेटा ध्यान से सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, अच्छी तरीके से ध्यान से सुनना। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव कुछ नहीं है, सिर्फ दो बातें, और दो बातें भी नहीं है, सिर्फ एक ही बात है, अच्छी तरीके से ध्यान से सुनेंगे। सिर्फ इसमें एक ही बात है कि जब फ्रांस पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव कैसे पड़ा कि भाई अमेरिका तो वहां पे और फ्रांस इधर, तो प्रभाव कैसे पड़ेगा? तो प्रभाव इसका इसलिए पड़ा कि 1776 में जब अमेरिका का जो 1776 में अमेरिका की जो गौरवपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम की जो क्रांति चल रही थी वहां पे स्वतंत्रता के प्रति 1776 ईस्वी में जब, और ये क्रांति कब हुई है? 1789। इससे पहले क्या हुआ? 1776 में जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम यानी कि अमेरिका जब स्वतंत्र होना चाहता था, स्वतंत्रता संग्राम की जो वो चल रही थी पैरवी वहां पे, तो उस समय क्या चल रहा था, क्या हुआ था? फ्रांस ने, किसने? फ्रांस ने अपने सैनिक सहायता के लिए अमेरिका को भेज दिए कि भाई तुम जाओ और अमेरिका के इसमें क्या करो, मदद करो। वहां भेज दिया अमेरिका। किसने? फ्रांस ने क्या किया? अपने सैनिक जो थे वो अमेरिका भेज दिए कि भाई तुम जाओ वहां पे और वो जो देश है उसकी स्वतंत्रता में क्या करो, आप उसकी मदद करो जाकर के। इससे क्या हुआ? फ्रांस की सरकार पर क्या हुआ? फ्रांस की जो सरकार थी उस पर राजशाही क्या हो गया, वो क्या हो गया, अब ऋण भार हो गया, काफी नुकसान हो गया, उसका नुकसान हो गया। तो राजकोष पर क्या हुआ? ऋण भार भी काफी बढ़ गया। इस प्रकार अमेरिका की स्वतंत्रता क्रांति का भी इस पर क्या पड़ा? प्रभाव पड़ा। दूसरी बात इसमें ये कि जब वो सैनिक वहां पे गए अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में, तो उन्हें वहां पे देशभक्ति की, किसकी? एक तो देशभक्ति की प्रेरणा मिली, स्वतंत्रता की प्रेरणा मिली, और आजादी की यानी कि देश को स्वतंत्र करवाने की जो प्रेरणा थी, ये प्रेरणा वहां पे उसे मिली, यानी स्वाभिमान की प्रेरणा मिली। एक कारण ये भी बना है इसका। अगला जो कारण आता है वो आता है मध्यम वर्ग का उदय। अगला कारण कौन सा आता है? फ्रांसीसी क्रांति के कारणों में मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ? मध्यम वर्ग में सबसे पहले आप तो ये जान लो कि मध्यम वर्ग का जो उदय था वो किस प्रकार हुआ। मध्यम वर्ग का उदय इस प्रकार हुआ कि कृषक और जो किसान थे, कृषक और मजदूर, चाहे किसान और मजदूर बोल लो, चाहे कृषक और मजदूर बोलो, कैसे भी बोल लो, कृषक और जो मजदूर जो थे वो कुलीन वर्ग के लोगों का, यानी फ्रांस में जो कुलीन वर्ग के जो लोग थे, किस वर्ग के? कृषक और मजदूर। फ्रांस के कुलीन वर्ग के लोगों का विरोध करने की उनमें क्षमता
नहीं थी। आया समझ में? क्या कह रहा है ये कि किसान और जो मजदूर जो थे ना, किसान और मजदूर, इन दोनों में, किसानों में और मजदूरों में, फ्रांस का जो कुलीन वर्ग था, कुलीन वर्ग के लोगों का विरोध करने की उनमें क्या नहीं थी, क्षमता नहीं थी दोनों में। तो इस कमी को किसने पूरा किया? इन दोनों में अगर वो नहीं है तो किसने पूरा किया फिर इसको? इसने पूरा किया मध्यम वर्ग ने। इस कमी को किसने पूरा किया? मध्यम वर्ग ने। तो इस कमी को मध्यम वर्ग ने पूरा किया। अब आप कहोगे कि मध्यम वर्ग में कौन कौन आते? तो मध्यम वर्ग में जो सम्मिलित थे वो थे, सबसे पहले आती है विचारक, जो अपने विचार रखते हैं, विचारक सम्मिलित हैं। जैसे अपने अपने जो विचार देते हैं अच्छे अच्छे कि भाई ऐसा कर लो वैसा कर लो, वो विचारक सम्मिलित होते हैं। व्यापारी सम्मिलित होते हैं इसमें, सभी जो व्यापारी सम्मिलित होते हैं मध्यम वर्ग, जो मध्यम वर्ग के जो व्यापारी। इसमें शिक्षक सम्मिलित हैं, इसमें वकील भी सम्मिलित है, और अंत में आता है इसमें डॉक्टर, जिसको कहते हैं चिकित्सक, वो भी इसमें सम्मिलित है। ये सभी किसमें सम्मिलित होते हैं? मध्यम वर्ग में सम्मिलित होते हैं। ये सभी क्या चाहते थे? ये सभी सुधार चाहते थे। फ्रांस में क्या चाहते थे? सभी सुधार चाहते थे। इसलिए इसने क्या किया? इनका साथ दिया, किसानों का और मजदूरों का साथ दिया। तो ये था मध्यम वर्ग का उदय। अगला पॉइंट आता है हमारा 7वां पॉइंट है बौद्धिक जागृति। बौद्धिक जागृति जो है अगला पॉइंट है। तो आज का समय बेटा यही है। अगले 7वें पॉइंट, अगले आगे के बारे में जो जानकारी है आपको, वो हम अगले पार्ट में बताएंगे, आगे के पार्ट में विस्तार से बताएंगे। और 7वां जो पॉइंट है बौद्धिक जागृति, इसके बाद में 8वां पॉइंट आएगा तात्कालिक जो कारण था बास्तिल दुर्ग का पतन, फिर क्रांति का स्वरूप कैसा था, फिर उसके जो परिणाम थे वो कैसे थे, इसके बारे में विस्तार से जानकारी करेंगे। तो मुझे लगता है, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है, कुछ भी अगर कोई कमी रह गई है, तो आप चैनल पे जाकर के, मतलब ये कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। कोई चीज समझ में ना आए, सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, तो हम दूसरे पार्ट में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू, नमस्कार मित्रों।